अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अल्लाह ताला के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी, जो कि एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसके अंदर भी टाइप्स आ जाती हैं क्योंकि हम रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, इंसान का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो उसी से आगे अब कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी रिसोर्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसको हम अपने बहुत सारे पर्पसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम इसको डिवाइड कर देते हैं टू ग्रुप्स के अंदर, एक इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, एक एग्जॉस्टेबल एनर्जी। इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी या जो इन एग्जॉस्टेबल सोर्स है, रिसोर्स है एनर्जी का, वो नॉन रीन्यूएबल है कि उसको अगर एक दफ़ा हम यूज़ कर लेते हैं तो वो दोबारा हमें वापस नहीं मिल सकता, ख़त्म हो जाता है। जैसे वाइल्ड लाइफ की हमने डिस्कशन की थी कि उसके अंदर भी टू तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसी तरह एनर्जी के अंदर भी टू टाइप्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एग्जॉस्टेबल एनर्जी क्या है, आप ये देख लें कि आ रिसोर्स occurring in nature which provides us energy during its combustion is called exhaustible energy resource। exhaustible energy resource जो कि हमें नेचर से मिल रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं उस सूरत में कंबस्शन जब उसकी की जाती है तो वो तब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आ जाते हैं फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये हमारे पास रिसोर्स हैं, बहुत वास्ट अमाउंट में मौजूद हैं फॉसल्स के फॉर्म में, लेकिन अगर इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो एक टाइम आएगा कि ये हमारी अर्थ से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स क्या हैं कि इन फॉसल की टर्म से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं कि जो प्लांट्स या एनिमल्स के डेड या रिमेनिंग्स जो हैं उनकी पास में ज़मीन के अंदर दब जाती हैं, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से, या कि कोई अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, या अर्थ में चेंज आया है किसी तरह का, तो उस चेंज से क्या होता है कि फॉसिल्स बन जाते हैं, जो ऊपर की चीज़ें हैं वो बहुत नीचे दब जाती हैं, प्लांट्स एनिमल्स वगैरह, और फिर वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल्स की भी फर्दर टाइप हैं, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। जिस हिसाब से वो जिस लेयर में होगा तो वो कोल बन जाएगा या ऑयल बन जाएगा, नेचुरल गैस बन जाएगी। अच्छा जी, अब जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं डेली की, वो 95% जो हैं फॉसल्स फ्यूल ही रिकवर कर रहे हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं। 95% हमारे डेली एनर्जी डिमांड को कंप्लीट कर रहा है। कोल, ऑयल एंड गैस आर द फॉसल फ्यूल विच आर कंप्लीटिंग ओवर 95% ऑफ डेली एनर्जी डिमांड। As fossil fuels are very limited, so they will exhaust soon। fossil fuels की ये कह रहे हैं कि अगर हम उनको फॉसल फ्यूल्स को कम करना चाहते हैं तो हम उनको जल्दी से जलाकर ख़त्म कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम फॉसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो एक टाइम आएगा कि बाकी की लाइफ की तरह, बाकी की और चीज़ों की तरह जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो जाते हैं या इंडेंजर में आ जाते हैं, तो इस तरह से इनका भी एक सीन होता है कि ये भी अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो मौजूद चीज़ें हैं उन्हीं को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो उनको यूज़ करके हमने अपनी जो है अर्थ से ख़त्म कर दिया है, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता एट द एंड। और फिर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऊपर इसीलिए डिस्कस कर दिया है कि जो जल कर ख़त्म हो जाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। दिस विल अफेक्ट योर स्टैंडर्ड एंड लाइफ स्टाइल, दिस सोर्स इज देयर फॉर वेरी केयरफुली यूज। यही बताया, वो कह रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं इन्होंने हमारी लाइफ का एक स्टैंडर्ड बना दिया, हमारे लाइफ स्टाइल में इनकी मौजूदगी बहुत अहम है। विदाउट इनके बगैर जो है हमारी लाइफ का स्टाइल चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड चेंज होएगा। तो यही वजह वो कह रहे हैं कि इन सोर्सेज को बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना चाहिए, हमें इसको में एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये यहाँ पर नीचे उन्होंने एक दिखाया हुआ है चेन सी बना कर कि किस तरह से डेड प्लांट्स अगर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो उससे सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर बनती है पीट की, लेग्नाइट की, एंड देन कोल बनता है। और फिर कोल की कंबस्शन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड या ऐश स्मोक वगैरह मिलती है, हाक या धुआं वगैरह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है फॉसल्स डिस्कस हो गए, जो कंबस्शन एनालिसिस है वो डिस्कस हो गई।
नेक्स्ट हम चलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये रीन्यूएबल रिसोर्स हैं, इनको रीन्यू किया जा सकता है, यानी ये बार बार रीन्यू हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। द सोर्सेज occurring in nature which provide energy without any combustion or called inexhaustible energy resources। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो बगैर कंबस्शन के, विदाउट एनी कंबस्शन हमें एनर्जी दे रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो उनको हम इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में उन्होंने डिस्कस किया है सोलर एनर्जी, लाइक सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है। आपको पता है जो सन एनर्जी है, सबसे पहले इसका यूज़ फोटोसेंसिस के अंदर हो रहा है, और जब फोटोसेंसिस होती है, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वही एनर्जी जो है आगे कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स तक चलती रहती है, एंड देन अगेन मूव टू द न्यूट्रिएंट साइकिल। उसके बाद फॉलिंग वाटर हाइड्रो पावर्स, यानी ये रेन वगैरह बारिशें, इनका पानी, गिरता हुआ पानी से हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड, हवा, वेव्स, लहरें, टाइड, ये जो समंदर के अंदर टाइडल पावर वगैरह आती है, या एक टॉपिक आएगा आपका, उसके अंदर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। करंट, जियोथर्मल एनर्जी, बायोम्स वगैरह, बायोमैस सॉरी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस किया है, जैसे फॉसिल्स के अंदर, एग्जॉस्टिबल के अंदर फॉसिल्स उन्होंने बताया, और फिर फॉसिल्स की डिस्कशन की, और वहाँ आपने देखा कोल, ऑयल, नेचुरल गैस हमारे रोज़मर्रा में किस तरह से यूज़ हो रही है, कि हमें तेल की किस तरह ज़रूरत है, गैस के बगैर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, और कोयला भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर वो आप एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज जो कि रीन्यूएबल हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह हैं वो किस तरह से चलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि रेन, जो बारिश है, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जिसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली सन से एनर्जी हासिल की जाती है। कि बहा पानी, आपने चैप्टर के स्टार्ट में एक आयत पढ़ी थी कि पानी को अल्लाह ताला की ही कुदरत है कि वो दरियाओं से, समंदरों से पानी क्या है, बहारात बनकर उड़कर फिज़ा में जाता है, और वहाँ पर बादलों की फॉर्म में बिखर जाता है, और जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वो पानी मीना बरसता है, बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में ज़मीन पे आ जाता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पर है कि जो पानी है ये इनडायरेक्टली सन से ये भी एनर्जी ले रहा है, और मीना बरसा रहा है। इसी तरह से जो बारिश हाई माउंटेनियस एरियाज़ में होती है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आती जाती है ये बारिश, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जाती है। ये आपके फिजिक्स की टर्म आ गई है कि जब आप अबव द ग्राउंड कोई चीज़ हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी में होती है, जब वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब वो ग्रेविटी के करीब आ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके वो क्या करते हैं कि टरबाइन चलाते हैं, जिससे क्या होता है कि हाइड्रो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाए गए होते हैं, और वो क्या करते हैं कि उन प्लांट्स के थ्रू जो है बिजली पैदा की जाती है। तो ये आप देख लें कि सन से इनडायरेक्टली उसने एनर्जी ली, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हुई, एंड देन मूव द काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वही एनर्जी जो है बिजली बनाने के काम आ गई है। तो ये इम्पोर्टेंस हमने देखी है किसकी, इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स की, जो कि रीन्यूएबल है। तो इसको भी हमने प्रॉपर यूज़ किया, और इसके यूज़ से हम बहुत ज़्यादा इंसान फ़ायदा हासिल कर सकता है। ये उन्होंने एक प्लांट बताया हुआ है लगाकर कि किस तरह से जो है, जो रेन के थ्रू आने वाली एनर्जी है उसका वो यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। It is the cheapest and non-pollutant source of energy which man must exploit more for its benefit and for keeping environment safe। अच्छा, ये सबसे सस्ता तरीन और पोल्यूशन फ्री वे है कि जिसके थ्रू आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपका एनवायरनमेंट भी साफ रह सकता है। तो किस तरह से, इस तरह से जो सोलर लगाए जाते हैं, सोलर पैनल वगैरह, तो वो भी जो है पोल्यूशन फ्री वे है, और उससे भी क्या है कि सन की डायरेक्टली एनर्जी यूज़ की जाती है। बल्ब्स वगैरह लोग उससे चला रहे हैं, और जितने सोलर पैनल ज़्यादा हैं उतने ही सन से वो एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं, और आगे उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, सन की एनर्जी को। इसी तरह से यहाँ पर बारिश का पानी है, इसको कन्वर्जन हो रही है उसकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये जो है सबसे चीपेस्ट यानी सस्ता तरीन
इसमें हमें इतना इन्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ती, और ना ही इसके ज़रिए कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। तो ये हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके यूज़ किया जाए। और हमारे जो टाइम, हम जानते हैं कि जो हमारी बिजली आजकल प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादातर पानी से ही है। डैम्स वगैरह बनाए गए हैं, जो पानी ही सन से आने, सॉरी, रेन के फॉर्म में आने वाली जो पानी है रेन के फॉर्म में, वो जब डैम्स वगैरह के अंदर स्टोर हो जाता है तो वहाँ पर बांध बांध कर उन्हें बैरेजेस वगैरह बनाए हुए हैं और वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड next move to the tidal power. टाइडल पावर में आप देखेंगे कि जिस तरह से जो अच्छा, यहाँ पर अब एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि जो समंदर में अमावस वगैरह की रात होती है, चांद 14वीं पे होता है, तब क्या होता है कि चांद की जो शक्ल है वो भी टॉप पर होती है और ज़मीन की भी टॉप पर होती है, ग्रेविटेशनल पुल। तो फिर क्या होता है कि वो चांद जो है ज़मीन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, तो जो समंदर में पानी की लहरें हैं वो ऊपर को उठती हैं। तो इसको एक हमारी स्टोरीज में अमावस का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जी पता नहीं उस दिन जल परियां आती हैं और वो मूव करती हैं, ऊपर आ जाती हैं, पानी की लहरों के ऊपर आ जाती हैं। तो ये सारा एक वो कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन अगर साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़मीन और चांद की जो कशिश शकल है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो टॉप पर होता है और वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है कि लहरें जो हैं समंदर के पानी की ऊपर की तरफ उठती हैं। Tides are mainly caused by gravitational pull of the moon to a lesser extent and the gravitational pull of the sun on water in seas and oceans. अच्छा जी, अब आपने देख लिया कि जो पुल मून का सन का एकदम से जो है, और आपने ये भी देखा होगा कि 14वीं की रात को चांद फुल अपनी जो है ना आबोताब से चमक रहा होता है, तो तब क्या होता है कि सन सूरज के डायरेक्टली सामने आ चुका होता है और सूरज की रोशनी उस पर पूरी तरह पड़ रही होती है। तो अब यहाँ पर सूरज का भी पुल आ गया है, चांद का भी पुल आ गया है, तो ज़मीन पे जब उसकी ग्रेविटेशनल पुलिंग होगी, उससे क्या होगा कि जो समंदर में पानी की लहरें हैं वो ऊपर को उठना शुरू हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो वो क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो वो कोशिश करते हैं कि उसके पास चले जाएं, और उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि ऊपर को उठती हैं। टाइड्स किनको कहते हैं? चेंजिंग टाइड्स ड्राई वाटर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लैंड, यानी ये पानी को सतह ज़मीन से ऊपर ले जाती हैं कभी, और कभी वापस नीचे ले आती हैं। यही जब डिफरेंस आता है हाई एंड लो टाइड्स होती हैं, तो इस दौरान में जो एनर्जी की कंजम्पशन होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम टाइडल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो कह रहे हैं कि टाइडल पावर स्टेशन को बनाने के लिए उन्हें लॉन्ग बैरियर लगाए हुए हैं, कावटें बनाई हुई हैं, उनको बैरेज कहा जाता है, बैराज वगैरह। और जो फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द बैरेज टर्न्स टरबाइंस व्हिच इन टर्न ड्राइव द जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, अब इसी तरह से यहाँ पर भी जो जाहिर सी बात है, जब लहरें पानी की टाइड्स की फॉर्म में सतह समंदर से ऊपर हो जाएंगी, ज़मीन की सतह से ऊपर चली जाएंगी, तो क्या होगा कि वो एनर्जी की कंजप्शन कर रही हैं, एनर्जी को यूज़ कर रही हैं, फिर जब रिटर्न होंगी तब भी वो एनर्जी दे रही हैं। एक फॉर्म में वो एनर्जी गेन कर रही हैं और एक पोजीशन में वो एनर्जी दे रही हैं। तो ये जो एनर्जी उस सारे इनके चक्कर में यूज़ होगी, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके भी यहाँ पर टाइडल पावर जनरेटर्स लगाकर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि इनएग्जॉस्टिबल है। तो यहाँ तक तो हमारा आज का लेक्चर हो गया है। इसके बाद हम आगे अगला टॉपिक अपना देखेंगे। तो यहाँ तक आप देखें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है चांद वाला, के जो चांद की 14वीं रात है, या इसके साथ बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं, स्पेशली जो इंडियन ड्रामाज रह रहे हैं वहाँ पर भी आपको पता होगा। तो आज आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि क्यों जो है समंदर से लहरें ऊपर को उठती हैं और वो जल परी का उनको नाम दिया जाता है। सो ऑल अबाउट लेक्चर।